नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, जिस शो में हम ऐसी खबरें उठाते हैं, ऐसी खबरों पर चर्चा करते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी नौकरी, आपकी आजीविका, देश की अर्थव्यवस्था, खबरें जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। खबरें वो जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। और आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार हैं। और पवन, आज जिन खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं उनमें एक बुरी खबर तो यह है कि अप्रैल में जो हमारी फैक्ट्री आउटपुट है वो लगभग 55% का गोता लगा गई है। पर वो जाहिर भी है क्योंकि हम संकट काल में थे, संक्रमण काल में दरअसल अभी भी हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि मई जून में आंकड़े क्या आते हैं। अप्रैल के आंकड़े बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं हैं। लेकिन फूड इन्फ्लेशन जो है वो भी 9% का आंकड़ा पार कर रही है। पूरे फिगर्स नहीं आए हैं, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपसे पहले भी शो में चर्चा की थी, जो ये ब्याज पर आप ईएमआई अगर देते हैं तो पहले 3 महीने मत दो, अब 6 महीने तक ईएमआई दो ना दो, आपके ऊपर है। ये राहत, इसमें ब्याज में छूट मिलेगी या चक्रवर्ती ब्याज का चक्कर आपको बाद में खाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है। तो क्या राहत मिल सकती है? इस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिका से खबर है, और ये मिडिल क्लास से जुड़ी हुई खबर है। H1B वीज़ा, जो वर्किंग वीज़ा होते हैं, अब उन पर रोक लगाने वाले हैं क्या ट्रंप? ऐसा वो कह रहे हैं। चुनावी ताल ठोक रहे हैं या दरअसल पॉलिसी चेंज होने वाला है? भारत में जो अमेरिकी सपना लिए बैठे हैं, अमेरिकन ड्रीम जीना चाहते हैं, उनके लिए एक बट्टा लग सकता है क्या? ये भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा कुछ इकॉनमी में ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। कुछ जो पहिया है वो चलना शुरू हो गया है, हमारी अर्थव्यवस्था का। इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली खबर पिंक पेपर्स की हेडलाइन है ये: फैक्ट्री आउटपुट श्रिंक्स 55.5% इन अप्रैल, फुल सीपीआई डेटा नॉट आउट। सीपीआई यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसका डेटा, महंगाई दर का पूरा डेटा अभी सामने नहीं आया है। लेकिन फैक्ट्री आउटपुट 55.5%। और यहां पर थोड़ी सी कंपैरिजन भी की है पवन। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कहां 126 था, अप्रैल 2019 में वो 56.3 पर आ गया। मैन्युफैक्चरिंग ने भी गोता खाया, 45.1, 126 था। माइनिंग भी 107 के बजाय अब 78 पर आ गई। इलेक्ट्रिसिटी 162 की जगह 126 पर आ गई। कैपिटल गुड्स 96 से 7.7, यानी कि सब जगह गोता ही गोता। पर ये तो होना ही था ना, इकोनॉमी शटडाउन थी। ये तो देखिए, ये बहुत परसेप्शन मतलब इसमें जो आंकड़े आए हैं उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जब पूरे देश में लॉकडाउन है और बिल्कुल ऐसे समझिए ब्लैंकेट जैसा, कहीं भी कोई एक्टिविटीज नहीं चल रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये आंकड़े आए हैं। इसमें बहुत चौंकाने वाले आंकड़े नहीं हैं। हमारा ये मानना है कि जो आंकड़े, मेरे ख्याल से वर्स्ट इज ओवर कह सकते हैं कि अप्रैल में जो आंकड़े आए उससे बेहतर ही आंकड़े आपको अभी मई और जून में देखने को मिलेंगे। मई में थोड़ा सा बेहतर और जून में उससे कहीं ज्यादा बेहतर। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखिए आप, ये बहुत 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 सिग्निफिकेंट आंकड़े होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। और फाइनली ये दिखाता है आपको प्रोडक्शन क्या है देश में। जाहिर है प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो दुनिया भर के रोजगार। हाँ, मतलब पहिया जो हमारा आर्थिक चक्का है वो कितनी तेजी से चल रहा है, उस पे है। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से ये बेहतर होना चाहिए मई और जून में। मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी बात है, बजाय इसके कि फोकस करेंगे कि, क्योंकि इसमें कुछ आश्चर्य वाली बात ही नहीं है कि अप्रैल में अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन हुआ है तो। बिल्कुल 1994, पर ये दर्शकों को पता होना चाहिए, अप्रैल 1994 के बाद सबसे बड़ा गोता है ये। और मोटा मोटा इंडस्ट्रियल
जो प्रोडक्शन है हमारा, औद्योगिक उत्पादन है 55.5% का गोता, मैन्युफैक्चरिंग में 64% का गोता, माइनिंग में 27% का गोता, इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में 22%, कैपिटल गुड्स में 91%, बल्कि 92%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 96.5%। गोता बहुत जबरदस्त है। सही बात है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये अप्रैल के आंकड़े इससे बेहतर नहीं आ सकते थे। अप्रैल में जब कुछ काम ही नहीं हुआ तो आप कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते थे उससे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी आप जो महंगाई के आंकड़े जिसकी बात आप कर रहे थे, उसमें ये देखना पड़ता है कि जैसे आप कह रहे थे कि महंगाई के आंकड़े नहीं आए हैं। जो महंगाई के आंकड़े के लिए पूरी सैंपलिंग होती है। मैं ये खबर एक बार समझा दूं। देखिए खबर क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, उन्होंने जो हेडलाइन रिटेल के आंकड़े हैं, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, महंगाई के आंकड़े दरअसल जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन रिटेल जो इन्फ्लेशन है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की भी खबर है, फूड इन्फ्लेशन, वो कह रहे हैं कि मई में 9%, 9.28% से भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने अभी आंकड़े जारी नहीं किए हैं क्योंकि अभी रिलायबल डेटा नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन लगभग 5.2%, 5.25% का आंकड़ा यहां पर कहा जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन 9.25%, रिटेल इन्फ्लेशन 5.25%। संदीप, होता क्या है कि आप महंगाई के जब आंकड़े जुटाते हैं तो आप उसकी सैंपलिंग करते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जाकर पूछते हैं, जगह जगह जाकर। एक डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं जहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव जाके पूछताछ करते हैं, और उसको एक तरह से कहें वो सैंपलिंग होती है, पूरी सर्वे होती है उसकी। तो लॉकडाउन में जैसा कि मेरी बात हुई मंत्रालय, जो डेटा का मंत्रालय है, जिसे इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, तो ये जो सर्वे करने में दिक्कत है, लोगों से मिलके क्या पूछेंगे, लोग ही नहीं अवेलेबल हैं, तो इनको आंकड़े इकट्ठा करने में उस वाले पीरियड में दिक्कत आई है। तो जो आप देख रहे हैं, तो नतीजे बताते हैं कि शायद जब ये कह रहे हैं, जब ये क्लेम कर रहे हैं कि हम उस आंकड़े इकट्ठा करने में हमको दिक्कत हुई थी, तो शायद ये बहुत गलत बात नहीं है, क्योंकि इनको वाकई इनके जो सर्वे करने वाले लोग हैं उनको समस्या आई सैंपलिंग करने में। मैं बड़ी आसान भाषा में अगर पवन कहूं, अगर अर्थव्यवस्था लॉकडाउन में है, हम घरों में बैठे हुए हैं, खरीदारी हो नहीं रही, उत्पादन हो नहीं रहा, तो आंकड़े कैसे आएंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि क्या चीज महंगी हो रही है, क्या चीज सस्ती? पर फूड इन्फ्लेशन में हम कह सकते हैं भाई 9%, मैं तो कह रहा हूं इससे भी शायद ऊपर जा रहा हो, क्योंकि मैं तो खरीदारी नहीं करता, लेकिन मेरी बीवी जाती हैं, अगर सब्जी खरीद रही हैं, कुछ सामान खरीद रही हैं, हर चीज महंगी ही हुई है लॉकडाउन में। ऐसा हुआ। देखिए क्या है कि आप ये समझिए, जो इन्फ्लेशन का आप डेटा देखते हैं, उसमें आप लगाइए कि ऑलमोस्ट 50%, जो 48% के आसपास जो वेटेज है वो फूड इन्फ्लेशन का है। हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें कि फूड इन्फ्लेशन में क्योंकि जो कंजम्पशन था वो केवल फूड में ही था। तो जो ये आंकड़ा देख रहे हैं, वो ये आंकड़ा कोई, इसमें अगर इतनी महंगाई है तो ये भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं। एग्जैक्टली। उस समय सप्लाई वगैरह की भी समस्या हो रही। हाँ। अब दूसरी खबर जो आम आदमी से जुड़ी है, और आपसे मैंने पहले चर्चा भी की थी, और आपने इस पर बल्कि यू वर वेरी क्लियर कि क्या होने वाला है। खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर गिव क्लैरिटी ऑन लोन इंटरेस्ट। टॉप कोर्ट सीक्स टू नो वेदर इंटरेस्ट डिफर्ड टिल August 31 और 31 विल बी चार्ज्ड बाय बैंक्स लेटर। यानी कि जो आप EMI में आपको छूट मिली, और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, अब 31 अगस्त तक अगर आप EMI नहीं देना चाहते तो मत दो। और मैं लगातार ये कह रहा था, आप अगर देने की स्थिति में हैं तो दीजिए, क्योंकि ब्याज पर ब्याज चार्ज किया जाएगा। अब तक इस पर क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है केंद्र सरकार से कि भैया ये जो इंटरेस्ट है, ये जो ब्याज है, ब्याज पर ब्याज लोगे क्या?
यानी कि अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। आपकी खबर क्या है, अंदर खाने हो क्या रहा है? देखिए उसमें संदीप हुआ क्या है कि बैंकर्स ने ये तो देखिए बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि साहब ऐसा है कि इंटरेस्ट हम माफ नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट लेंगे। तो अब और अगर आप देखेंगे कि इंटरेस्ट अगर माफ कर देगा तो आप देखेंगे कि बैंक का लॉस कितना होगा। 2.5 लाख करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो बैंकों का अंदर अंदर जो, क्योंकि बैंकर्स आपस में बात करते हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट में बात उठेगी नेक्स्ट हियरिंग में, जो 3 दिन के अंदर उनको बोला है कि आप हमें बताइए, तो मेरा ये अंदाजा है कि जो पिछली बार मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि इंटरेस्ट बैंक नहीं लेंगे, इस पे बैंक मानेंगे नहीं, इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन बीच का रास्ता ये निकल सकता है। और शायद कुछ बैंकर्स ने इस पे सहमति भी जताई है कि साहब ऐसा है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से यही एक सर्वमान्य हल हो सकता है इस सूरत में। इंटरेस्ट बैंक छोड़ेंगे इसके कोई आसार नहीं पर इंटरेस्ट शायद ना लिया जाए, यानी कि जो ये 6 महीने की अवधि है, आपने जो ब्याज नहीं दिया उस पर भी ब्याज लगा लिया जाए, वो राहत मिल सकती है आपको। ये बैंक इतनी दरियादिली कर सकते हैं कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ना लगाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी कि ईएमआई अगर आपको 60 और देनी है, ऐसा नहीं कि पता लगा बाद में कि 6 महीने आपने ईएमआई नहीं दी, वो 63, 64 या 65 हो गई। ऐसा खेल नहीं होने वाला है। अब एक और खबर नौकरी पेशा लोगों से जुड़ी, और जो अमेरिकन ड्रीम जीना चाहते हैं कि अमेरिका जाएंगे, वीज़ा लग जाएगा, वहीं पर डॉलर्स कमाएंगे, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करेंगे। IT firms jittery over Trump's plan to suspend H-1B वीज़ा। अब चुनाव भी है, नवंबर में चुनाव हैं। अब तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक दोनों के कैंडिडेट्स क्लियर हो गए हैं। रिपब्लिकन तो खैर डोनाल्ड ट्रंप हैं ही, डेमोक्रेट्स के भी हो गए, क्लियर हो गया कि चुनाव कौन लड़ने वाला है। ये चुनावी ताल ठोकी जा रही है। चुनाव से पहले अमेरिकी लोगों को लुभाने के लिए, देखिए नौकरी आपको ही देंगे, बाहर वालों को नहीं आने देंगे, या ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंज होने वाला है? पवन? नहीं, मुझे नहीं लगता संदीप की ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंज होगा। देखिए ये एक ऐसा विषय है जो पीछे भी मतलब पास्ट की सरकारों ने भी इसका इस्तेमाल किया है, कभी उसके नंबर कम कर दिए, कभी उसको बढ़ा दिया। तो जो बात आपने कही कि चुनाव को देखते हुए ये एक फैसला हो सकता है, और ये वहां के लोगों के लिए के वोट लेने की खातिर भी इसका ऐलान किया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए नुकसान की बात है कि अगर ऐसा डिसीजन सरकार वहां लेती है तो हमारा नुकसान ये होगा कि हमारे यहाँ से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं, जिनकी अच्छी खासी तादाद है, और सभी कंपनियां बड़ी, चाहे विप्रो की बात कर लीजिए, चाहे इन्फोसिस की बात कर लीजिए, चाहे दूसरी और कंपनियों की बात कर लीजिए, तो इनके ढेर सारे प्रोफेशनल्स वहां काम करते हैं। अगर वहां की सरकार इसको कंसिडर करने जा रही है तो ये हमारे लिए लॉस होगा। पर ये नॉन इमिग्रेंट वीजा है, ये भी थोड़ा दर्शकों को समझाने की जरूरत है कि भाई जो ये IT फर्म्स हैं कुछ महीनों के लिए अपने लोगों को वहां भेजती हैं, उनको नॉन इमिग्रेंट वीजा, आप वहां के निवासी नहीं बनने वाले हैं, उन पर ये रोक लगाई जा रही है। तो मतलब IT कंपनियों की तो दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी। हाँ, क्योंकि उनका खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ, उनका खर्चा बढ़ जाएगा। तो अभी इस लॉकडाउन, अभी इस पीरियड में जब रिसेशन चल रहा हो, इस तरह के स्टेप्स काउंटर प्रोडक्टिव होंगे क्लाइंट्स के लिए भी, और जो कंपनियां यहां से सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेजती हैं उनके लिए भी। तो दोनों के लिए नुकसान होगा, ये दोनों के लिए नुकसान होगा। क्योंकि जो वहां देखिए होता क्या है कि वहां जो प्रोफेशनल वो हायर करेंगे, वो प्रोफेशनल उनको महंगे मिलते हैं। तो जो क्लाइंट वहां हैं उनके लिए खर्चा बढ़ेगा, उनके लिए खर्चा बढ़ेगा। यहां पर खबर में यह भी बताया गया है कि 85,000 H-1B पिटिशंस तो इन्होंने फाइल हो चुकी हैं। अमेरिका ने डॉलर्स ले भी लिए, क्योंकि एक फीस ली जाती है। तो इस प्रोसेस को एकदम यकायक आप रोक दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। गलत होगा ना, गलत होगा ये। लेकिन ये बात भी सही है। देखिए H-1B वीजा वहां पे, इसको समझिए, ये पॉलिटिक्स का काम करता है। पास्ट की सरकारों ने भी, बराक ओबामा के टाइम की भी आप याद करें, या आप जॉर्ज बुश जूनियर का जमाना भी याद करेंगे, तो ये जब इनके पास कई सारे मुद्दे एक वक्त पे नहीं होते हैं, तो ये H-1B वीजा का मुद्दा उठाते हैं, और ये ठीक ठाक अटेंशन पाता है वहां की जनता में। तो ये जब अभी चुनाव आया है तो ये वहां पे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक और खबर, ये चर्चा मैंने पहले भी की थी, तब तक
वो आंकड़ा छुआ नहीं था। मैं फॉरेक्स रिजर्व, अपनी विदेशी मुद्रा की बात कर रहा हूं। तो इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स हिट $500 billion मार्क। ये $500 billion का सादी भाषा में मैं कहूं तो 500 बिलियन, पहली दफा भारतीय इतिहास में 500 बिलियन, 502 बिलियन हो गए हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स। इस खबर को आप कैसे देखेंगे? और मैंने पहले भी दर्शकों को बताया था, ये उस देश में, हमारे देश में ऐसा तब हो रहा है जबकि 1991 में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। 10, 12, 15 दिन के हमारे पास विदेशी मुद्रा रह गई थी अपने इंपोर्ट बिल्स को पे करने के लिए। सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। और आज आलम यह है, संकट काल में, संक्रमण काल में भी हम 500 बिलियन विदेशी मुद्रा का खजाना है हमारे पास। थोड़ा इसको समझाइए, इसके मायने क्या हैं दर्शकों को? ये सबसे पहले तो ये है इसमें कि आप समझिए कि बहुत बहुत कॉन्फिडेंस की बात है कि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हम लोगों ने जब हम नए नए पत्रकार बने इस बिजनेस की दुनिया में, तो उस समय जब हमने शुरू किया था तो 25 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होता था, जो कि बहुत मामूली होता है। अब वहां से बढ़ के 500 बिलियन डॉलर, ये दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी, आप जितने पैमाने हैं आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के, उसमें से एक ये पैमाना है कि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है। आप चाइनीज इकोनॉमी में देख लीजिए, आप अमेरिकन इकोनॉमी में देख लीजिए, आप यूके की इकोनॉमी देख लीजिए, जापान की इकोनॉमी देख लीजिए, सभी ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी हैं उसमें देखेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व आपको बहुत स्वेल किया हुआ मिलेगा। तो हमारा अगर हम फॉरेक्स रिजर्व 500 पे पहुंच गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें, देखिए, ये है कि संकट काल में ये बचाने में बहुत काम आता है। हाँ। हम अभी स्थिति में पहुंचे भी नहीं है, कोई चिंता की बात भी नहीं है। और दूसरा ये दिखाता है कि बाहर की कंपनियों का जो आपका कैपिटल इनफ्लो जो हमारा है, उसमें बाहर की कंपनियों में आपकी रसूख क्या है, कितना इंटरेस्ट वो इंडिया की इकोनॉमी में ले रहे हैं, ये एक उसका पैमाना है। बिल्कुल। और रुपया मजबूत रहेगा, रुपया कमजोर नहीं होगा, मतलब रुपए को कुशन मिलता है। और पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब हम ये कहते हैं कि 500 बिलियन, 502 बिलियन डॉलर हमारे पास विदेशी मुद्रा आ गई, विदेशी मुद्रा का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पवन, 3 हम बड़े इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम कच्चा तेल जो खरीदते हैं, लगभग 83% हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमें डॉलर में पेमेंट करनी होती है। सोने की भूख बहुत है इस देश में, सोना खरीदने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे रुपए की मजबूती से भी जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स, हम इलेक्ट्रॉनिक्स इतना इंपोर्ट करते हैं, 90%। लगातार मैं दर्शकों को बता रहा हूं, आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, 90% तो चाइना से ही आ रहा है हमारा। इलेक्ट्रॉनिक्स को जो इंपोर्ट करते हैं वही 400 बिलियन डॉलर का बिल आ जाता है साल में। तो मतलब ये बड़ा भी लगता है 500 बिलियन डॉलर, दरअसल ये इतना बड़ा भी नहीं है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, ये भी एक समस्या है। हाँ, नहीं, पर वो देखिए, ये तो पहले भी होता रहा है, बट तभी इन सब के बावजूद भी अगर आप देखेंगे जो साइज बन के आया है कि 500 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व, वो कोई कम नहीं है। और फॉरेक्स रिजर्व आपका कितना बड़ा है, इससे पूरी दुनिया में आपका रसूख कायम होता है। तो 500 बिलियन डॉलर हुआ है, ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। मतलब इसकी तारीफ की जानी चाहिए। अब एक ऐसी खबर, सुबह सुबह आपको भूख भी लगने लगेगी, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मुझे लगने लगी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी है, फॉर मेनी 18% GST ऑन परोठा इज अनपैलेटेबल। परोठा मतलब परांठा, पराठा, जिस भी शब्द का आप इस्तेमाल करें, पराठे सब खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में। तो अब इस पर 18% GST लगेगा। और इस पर केरला में, और आप केरला बहुत जाते हैं, मेरी फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है, और मालाबारी जो कुजीन है उसमें पराठा खाना तो मतलब प्रॉन्स खाओगे, थोड़ा पराठा खाओगे, थोड़ा मटन खाओगे। तो वहां पर तो केरला टूरिज्म ने तो ट्वीट कर दिया है, द लॉयल फैंस ऑफ मालाबार कुजीन सिंपली कैनॉट कीप देयर एट हैंड्स ऑफ परोठा, लॉकडाउन और नॉट, शेयर योर फेवरेट परोठा रेसिपी विद अस। कि रोटी पर आप 5% लगा रहे हैं GST, ये पराठे पर 18% GST क्यों लगा दिया? ये GST को लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? क्या पैमाने हैं हमारे? कई बार मैं क्या बताऊं आपको, बहुत आश्चर्य होता है
कि कैलकुलेशन में सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऑफिसर्स हैं, इतने साल की ट्रेनिंग है, इतने साल से काम कर रहे हैं, और टैक्स के ऑफिशियल्स की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि सडनली उन्होंने एक डिसीजन लिया, तो ऐसे लगता है कि इन्होंने न कोई सर्वे किया है, न किसी से बात की है, न कोई प्रोजेक्शन इन्होंने किया है, तो वो कर देते हैं। इस केस में भी मेरे ख्याल से, मेरा अपना ओपिनियन ये है, जितना बातचीत करके समझ हासिल कर सका हूँ, कि ये रहेगा नहीं, ये कहीं इसको वापस लेना पड़ जाए। क्योंकि देखिए, एक डिसीजन आप लेते हैं, उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए कोई गलती से चूक हो गई, आपने कुछ प्रोजेक्शन नहीं देखा, आपने कोई इसके बाद क्या स्थितियां बनेगी वो नहीं, अगर आप प्रीएम्प्ट कर पाए, तो शायद कई फैसले इस तरह के वापस लिए गए हैं, जीएसटी के केस में भी मैं कहूंगा। तो मुझे लगता है ये ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। अब एक ऐसी खबर जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल पत्रकारों के साथ दिक्कत क्या है, बहुत से लोग सोचते हैं कि पत्रकार ना हो गए खुदा हो गए, पता नहीं इनके सब जगह कांटेक्ट होते हैं, सब काम करा सकते हैं। और क्योंकि आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार और ईस्टर्न यूपी के पत्रकारों में की तो सबसे बड़ी परेशानी क्या है, ट्रेन की बुकिंग कराना, रिजर्वेशन कंफर्म कराना। मतलब दिन में जो हमारा नॉर्मल काम है उसके साथ एक काम ये भी जुटा होता है कि 2-4 रिजर्वेशन तो कंफर्म करानी होती है, और उसी से पता लगता है कि आप कितने वेल कनेक्टेड हो एज ए जर्नलिस्ट। अगर आप रिजर्वेशन कंफर्म नहीं करा पाए तो आपकी वक्त ही नहीं है, फिर आप दरअसल कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने घास छीली है, पत्रकारिता नहीं की है। तो उससे जुड़ी एक खबर है, MP spent 15% of 7.8 crore railway bills on actual travel। मतलब 7 करोड़ 80 लाख रुपए का बिल जनरेट हो गया। हमारे माननीय, ये बड़ा माननीय बहुत कहते हैं आजकल हिंदी चैनल्स में एमपीज को, मैं माननीय मुन्नीय तो नहीं कहता हूं, पर हमारे जो सांसद हैं, 7 करोड़ 80 लाख रुपए का रेलवे बिल, उसमें से दरअसल उन्होंने सिर्फ 15% ही अपने ऊपर खर्च किया था। इसी खबर को तफसील से बताया है, एमपीज फोर्स राज्यसभा टू शेल आउट 6.5 crore फॉर ट्रेन्स नॉट टेकन। 6.5 करोड़ रुपए के बिल खड़े कर दिए और यात्रा की ही नहीं। मतलब ये भी हो रहा है। ये किन परिस्थितियों में हुआ होगा? ये देखिए, ओनली 15% ऑफ बिल्स ऑफ 7.8 crore रेज्ड बाय द इंडियन रेलवेज फॉर राज्यसभा टू पे फॉर ट्रैवल अंडरटेकन बाय देयर एमपीज, their spouses and attendants in 2019 accounted for actual travel or journeys completed. The rest are cases of multiple bookings that were not utilized except for the purpose of claiming free travel. ये पास्ट में भी इस तरह के कई केसेस आए संदीप। बड़ी चिंता की बात है। देखिए, आप ये जनता का पैसा है और इस तरह से आप नहीं कर सकते। और कंफर्मेशन की जहां तक बात आती है, ये इसमें इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि उसका इस्तेमाल कोई और करता है या एमपी ने नहीं किया, बुक कराकर और छोड़ दी। नहीं तो किसी और ने उस पर यात्रा हाँ, तो ऑब्वियसली वो जाहिर सी बात है। अब इसीलिए राज्यसभा एमपीज हैव नाउ बीन गिवन एन अनप्रेसिडेंटेड वार्निंग दैट दे विल बी मेड टू पे फॉर टिकट्स दैट दे बुक बट डू नॉट यूटिलाइज। तो आपको तो पैसे देने होंगे। ये फिर इसको रिप ऑफ कहेंगे हम। हाँ, इसको रिप ऑफ कहेंगे। तो देखिए, अब ये भी हो रहा है, आम आदमी की टिकट की बुकिंग नहीं हो पाती, यहाँ बुकिंग भी हो रही है पर एमपी नहीं जाते, उनकी बीवी नहीं जाती, कोई ना कोई तो जा रहा है। ये कहना गलत तो नहीं है अगर मैं ये बात कहूं? नहीं, देखिए, इसमें चिंता की बात और ये है कि साहब, आजकल तो आप संदीप चौधरी के नाम पर मैं ट्रेवल नहीं कर सकता। पहले तो ये पॉसिबल भी था। हाँ। आपके पास आई कार्ड देखते हैं और बाकायदा उसकी तहकीकात होती है। ऐसे में दूसरा चलता है। लेकिन अब यह है कि हम लोगों ने भी ट्रेन में देखा है कि आपने बोला साहब मैं तो एमपी के, आप अगर वो देखेगा एमपी के नाम पे बुकिंग है, वो चेक भी नहीं करेगा, वो समझ लेता है इसका कोई आसपास के कुछ लोग होंगे, जो पूछने वाला है वो इतनी हिम्मत नहीं करता है। तो हालात यही हैं। कोई आपने दिखा दिया टिकट, उसके बाद आप जाइए। यही हुआ होगा इस केस में मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी खबर आज की,
और ये आपके साथ, मेरे साथ, सारे दर्शकों के साथ बहुत हो रहा होगा। व्हाट्सएप पर अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं और सुबह सुबह कोई ना कोई आपके किसी ग्रुप में दिन के तमाम अखबार डाल देता है, उनकी पीडीएफ कॉपी डाल देता है। उससे जुड़ी खबर है, शेयरिंग न्यूज़पेपर पीडीएफ्स ऑन सोशल मीडिया इलीगल से लॉयर्स। तो मतलब आपके पास जो ये आ रहे हैं ना बहुत सारे अखबार, वो डाल देते हैं कि ये अखबार हाँ, अभी आना बंद हो गया है। हाँ तो अभी आना ये बंद हो गया। दर्शकों को हम बता दें, ये इलीगल है, इनको डाउनलोड ना कीजिए। पता लगा कि कानूनी कार्रवाई हो गई। जी जी। और जो बहुत सारे मतलब मददगार होते हैं ना कि जी मैंने देखो भेज दिया, आप पढ़ लो सारे अखबार, तो ऐसे मददगार भी मत बनिए, आप भी दिक्कत में आएंगे, डाउनलोड करने वाला भी दिक्कत में आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। लॉकडाउन में आते थे, लॉकडाउन में यहाँ की ये वो खलीज टाइम्स और गल्फ न्यूज तक और न्यूयॉर्क टाइम्स भी सब, हाँ सब आ रहे थे। ये आप इस पे 15-20 दिन से ये खबरें सर्कल में घूम रही हैं कि इलीगल है, मत इसका करिए। देखिए इसके ये रिवेन्यू लॉस होता है हाँ। उन कंपनियों के लिए जो अखबार छापते हैं। हाँ तो ये इलीगल है, हम आप किसी का नुकसान कर रहे हैं। आप बिना पैसा दिए कॉपीराइट वायलेशन तो है ही, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। ये अखबारों के लिए, क्योंकि भाई अखबार आने ही बंद हो गए थे लॉकडाउन में, और अगर कोई पीडीएफ भेज दिया तो आप जा नहीं रहे हैं उनके डोमेन पर, उनकी वेबसाइट पर तो जा नहीं रहे हैं, तो उनकी आमदनी रुक गई अखबारों की। वो छाप भी रहे हैं, वो जर्नलिस्ट को पे कर रहे हैं। न्यूज गैदरिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम, वो पैसा खर्च कर रहे हैं और किसी ने भेज दिया पीडीएफ, तो ये अपने आप में गलत भी है और रेवेन्यू लॉस भी है। पर हमें मुफ्त की आदत भी हो जाती है ना। ये बात सही है। हाँ, पे चैनल अगर आप कर दो तो आपकी टीआरपी गिर जाती है। मुफ्त में दिखाते रहो तो लोग देखते रहेंगे। ये भी थोड़ी ये आदतें भी बदलनी होंगी। टीआरपी पाने के और भी उपाय हैं, आप नहीं अपनाते हो अलग बात है। तीर भाले चला लीजिए, आजकल टीआरपी करने के लिए तो न जाने क्या क्या होता है। अब चैनल्स पे एक नहीं 3-3 4-4 चैनल। आखिरी कमेंट मैं आपका इस पर चाहूंगा, आपने अच्छी बात छेड़ दी। चीन ने कब्जा कर लिया है हमारी जमीन पर, ये बड़ी खबरें हुई, बीजेपी अपना अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं भेजता है। पर कुछ चैनल्स, 4 चैनल के मैं नाम भी ले सकता हूं, वो अब दर्शकों को ये बता रहे हैं कि देखिए चीन इतना ताकतवर नहीं है जितना आप बता रहे हैं। चीन तो 62 में इसलिए जीत गया क्योंकि तब तक वो बौद्ध धर्म मानता था, तो उसकी आस्था थी। अब तो वो नास्तिक हो गए हैं, तो वो जंग जीत नहीं सकते। ऊपर से उनमें देश प्रेम की भावना खत्म हो गई है, क्योंकि वहां 1 चाइल्ड नॉर्म है, तो कोई भी अपने बच्चे को फौज में नहीं भेजना चाहता, और फौज उनकी देश प्रेमी नहीं है। मतलब इस तरह की बातें भी बताई जा रही है, और ये बाकायदा चैनल्स हैं जिन्हें लाइसेंस देती है भारत सरकार। ये झूठ फैलाने का लाइसेंस है कि सही खबर दिखाने का लाइसेंस है, ये भी समझ से परे है। देखिए ये फैक्ट्री है जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये फैक्ट्री चल रही है, तो झूठ और सच तो बात की बात है, पर ये फैक्ट्री, ये मैन्युफैक्चरिंग चल रही बहुत तगड़े तरीके से। और जितना मैं चाइनीज को जानता हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट शायद नहीं हो सकता हूँ, लेकिन चाइना में जितनी बार गया हूँ, बहुत 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 पैशनेट लोग हैं, अपने देश से प्यार करने वाले, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे वो किसी डिस्कवरी करनी हो, इन्वेंशन करना हो, सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, रातों रात एक शहर का निर्माण करना हो, वो सब कर सकते हैं। वो बहुत पैशनेट लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब वो पैशनेट है, वही लोग आर्मी में भी होंगे, तो वो डिस्पैशनेट नहीं हो सकते। तो जब आप ये प्रचार करते हैं कि वो इसलिए हार गए थे, भाई पहले तो ये पत्रकार जो कह रहे हैं कि हम बहुत, हमसे वो डर गया है, तो पहले तो आप ये मानने को तैयार नहीं थे 15 दिन पहले कि कोई इशू चल भी रहा है। अब आप मानने के लिए तैयार है कि नहीं साहब कुछ इश्यूज है, बातचीत कर रहे हैं। हाँ। तो जब कोई इश्यूज नहीं है तो फिर बात किस बात पे हो रही है? हाँ। मतलब मेरी वो समझ शायद उतनी नहीं है जितनी कोई और इस विषय पे आपको बताएगा। हाँ। पर ये सामान्य एक सामान्य जनता के दिमाग में भी ये बात चलता है कि जब कोई इशू नहीं है दोनों देशों के बीच, तो फिर बातचीत काहे पे हो रही है? बिल्कुल। और ये खबर है क्या? ये खबर है क्या? ये मतलब गपबाजी, लफाजी, झूठ आप खबर के नाम पर परोस रहे हैं और खुद को पत्रकार भी कहते हैं। ऐसा भी हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आप हमारे साथ जुड़े, सरल भाषा में आज की खबरें दर्शकों को समझाई। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।